नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोचिंग में जो संचालित बैचेस हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 16 दिसंबर से छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए बैच है। यहाँ पे मॉर्निंग की बैच है, मॉर्निंग में 7:30 से 10:30 बजे, जिसमें ADEO का भी जो सिलेबस है वो कवर होगा। और इसके अलावा 17 दिसंबर से CGPSC का प्री और मेंस इंटीग्रेटेड, जो कि क्या है, बाइलिंगुअल है। और ये जो बैचेस का टाइमिंग है वो इवनिंग का है 5:30 to 8:30। ठीक है, तो ये 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद एक और बैच है जो कि क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए है, ऐसा ही रिक्रूटमेंट के लिए 18 दिसंबर से इवनिंग की बैच है वो भी। तो आप क्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो ऑफिस के हैं वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फीस की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट सेक्शन का। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया था? देखिएगा, ये आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, लेकिन आज भी रेलेवेंट है, उसके पूछे जाने की संभावना है। तो आज जो पहला सेक्शन हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं वो सब बेसिक क्वेश्चन का करेंगे। बाद में जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें और हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन नीरी से रिलेटेड था। अब आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट फॉर्म नीरी टर्म से या शब्द से भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो नीरी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नागपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट सेक्शन का ही निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, जैव पदार्थों का अपक्षय, बायोडिग्रेडेशन ऑफ या डिग्रेडेशन, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, और क्या है, वोल्केनिक जो एक्टिविटीज या इरप्शन या ज्वालामुखी क्रियाएं। तो ये जो है, इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? मतलब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जितना भी आपको सामने में ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन से ऑप्शन में मतलब कौन सा जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। और ये तो फोटोसिंथेसिस का आपको केमिकल रिएक्शन पता होगा। यहाँ पे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है फूड, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। श्वसन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे सेल में जाके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और हमको ATP के फॉर्म में क्या है, एनर्जी मिलती है, और इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सही। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल, अपक्षय का मतलब होता है उनका कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मतलब कि क्या है, जटिल से सरल में टूटना। तो जब भी ये प्रोसेस होता है तो क्या होगा, इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर इमिट होती है, निकलती है। ज्वालामुखी क्रियाएं बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या है, वोल्केनिक इरप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रहते ही, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे। ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन है ये, मतलब 2, 3 और 4 ये क्या हो जाएगा, आंसर सही, जो भी ऑप्शन दिया होगा आंसर में। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है बोला गया है? देखिएगा ध्यान से। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हो गया, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के संबंध में सही नहीं है पूछा गया, तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों के संगठनों से युक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें बायोटिक, अजैविक का मतलब हो गया एबायोटिक और जैविक का मतलब हो गया बायोटिक। तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। इसकी स्वयं उत्पादकता होती है 100%, क्योंकि प्रोड्यूसर या जो प्लांट है वो क्या करेगा, प्लांट ही प्रोड्यूसर रहता है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और क्या है, फूड प्रोड्यूस करता है, तो इसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। देखिएगा, इकोसिस्टम बंद तंत्र नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है।
ठीक है, ये ओपन सिस्टम होता है क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन, और फूड चेन से फूड वेब बनता है, तो ये बंद तंत्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है बिल्कुल 100%, क्योंकि क्या हो गया, इसमें प्लांट आएंगे, फिर उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब आते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी का सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? मतलब क्या क्वेश्चन ये है कि बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसका मैथमेटिकल क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका रहता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, समुदाय मतलब स्पीसीज के क्या कर रहे हैं, स्पीसीज को काउंट करके उसका क्या माध्य मतलब क्या है, हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये किस तरीके के मेजरमेंट में ये किया जाता है, तो देखिएगा अल्फा में क्या किया जाता है, अल्फा में ना मैथमेटिकल फॉर्मूला रहता है, और उस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्या है प्लांट मतलब फ्लोरा, और क्या हो जाएगा, कोई भी जो जानवर रहता है मतलब कि फौना, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये अल्फा विधि के अंतर्गत होता है। बीटा में तो क्या किया जाता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और गामा जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, और प्लस गामा में दो प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध हो, तो मतलब क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, तो ये हम लोग स्टडी करते हैं गामा में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा। और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो प्रजातियों की गिनती जिसमें होती है पेड़ पौधे और जंतुओं की, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमको अल्फा मेथड से मिलता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10% का नियम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% जो लॉ है वो लिंडमैन एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और ये क्या है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, उस पर बेस्ड है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लिंडमैन ने इंप्लीमेंट किया था इकोसिस्टम में, और उसका रिजल्ट निकाला था, तो ये किससे रिलेटेड है, 10% लॉ, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे में पहुंचना, अपक्षयों का एक क्षेत्र से दूसरे में जाना, पानी का एक जोन से दूसरे में जाना। तो देखिएगा 10% का लॉ है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और अंत में अपघटक मतलब प्रोड्यूसर, देन क्या है हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन डिकम्पोजर। उसमें जब ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है, कितनी जो एनर्जी है वो बचती है, कितनी लॉस होती है, इसके बारे में था ये जो 10% का लॉ था, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए जो थ्रेटनिंग जो क्या है फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग तो 100% क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि सभी प्रजातियां जो होती, चाहे पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की, कुछ विशेष तापमान में रहने के लिए अनुकूलित होती, और तापमान में यदि परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। आवासीय क्या है, आवास का विखंडन है ना, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये तो सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, तो सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। विदेशी जाति का संक्रमण, ये 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे भारत में जब यूएसए से ना गेहूं को इंपोर्ट किया गया था, तो क्या हुआ था, एक गाजर घास की प्रजाति आ गई थी, उसके बीज के गेहूं के साथ उसकी बीज आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो गाजर घास है बहुत ही खतरनाक एक प्लांट है, जब वो उगता है तो बाकी के प्लांट को उगने नहीं देता, और उसका जो पॉलन ग्रेन है उससे अस्थमा हो जाता है, तो ये क्या है हमारे लिए नुकसान करता है, ठीक है। तो विदेशी जाति का संक्रमण है वो भी एक फैक्टर है। शाकाहार को प्रोत्साहन देने से बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उल्टा ये अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी सब तीनों सही है, ठीक है। अगला जो देखते हैं वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये हॉटस्पॉट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है।
अभी आपको ध्यान रखिएगा 2014 ये अभी बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट भारत में 6 हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप जिस भी रेफरेंस या बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। टोटल 6 है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? हिमालयन रेंज, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट हो गया और पश्चिमी घाट। देखिएगा पूरा का पूरा हिमालय आज के डेट में हॉट स्पॉट में कंसीडर होता है। नॉर्थ ईस्ट भी है, वेस्टर्न घाट तो बहुत पहले से है, इसमें विंध्यन रेंज नहीं आता। तो ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है? सही है। तो नहीं है पूछा तो विंध्यन रेंज क्या है? बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट नहीं है। ठीक है, टोटल 6 हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे नंबर को, आप अपडेट कर लीजिएगा। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित है? देखिएगा आईयूसीएन एक संस्था है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड की। आईयूसीएन क्या है? एक संस्था है जिनेवा स्विट्जरलैंड की, जो कि हर साल एक ना बुक पब्लिश करता है जिसको रेड डेटा बुक बोलते हैं। और रेड डेटा बुक जो है वो क्या करता है? प्रजातियों मतलब क्या है? फौना की प्रजातियों को अलग अलग कैटेगरी में इनलिस्ट करता है। जैसे कि एक्सटिंक्ट, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है, उसका एग्जांपल डोडो बर्ड है। इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अधिक संकटापन्न प्रजातियां, जैसे भारत में अधिक संकटापन्न प्रजातियों में गिद्ध हो गया है, एशियाटिक लायन है, गंगा डॉल्फिन है और साइबेरियन क्रेन है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ऐसी ढेर सारी प्रजातियां हैं, तो उसको लिस्ट किया गया। और भी कैटेगरी हैं, जैसे कि क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ आईयूसीएन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पर्यावरण पढ़ेंगे उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूछा गया समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? समुद्री वातावरण मतलब क्या है? यहाँ पे बात हो रही है मरीन इकोसिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मरीन इकोसिस्टम में। और मरीन इकोसिस्टम में क्या है? पूछा गया है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। तो देखिएगा फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अवतृण, आवृत्तबीजी और जलीय ब्रायोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को बोला जाता है हिंदी में पादप प्लवक। ठीक है, और आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर के अनुसार ये जो है प्रोटिस्टा समूह के एक कोशीय पौधे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आर.एच. विटेकर के अनुसार ये प्रोटिस्टा समूह के एक कोशीय पौधे हैं। तो इनके ये जो है उसमें मेंशन्ड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइटोप्लैंक्टन जो एक कोशीय जो प्लांट या पौधे होते हैं वो समुद्र में इकोसिस्टम को बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस करके ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन से जनरेट कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन को बोला जाता है कोरल रीफ ब्लीचिंग? तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है। तो कोरल रीफ ब्लीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, पूछा गया है। सवाल प्रवाल शैलों का खनन मतलब माइनिंग, कोरल रीफ का। रोगों का फैलना, उसमें डिसीज आ गया होगा कोई। सागरी जल में क्या अवसादों मतलब क्या है? कचरे वगैरह प्रदूषित चीजों का जमाव, सेडिमेंटेशन। वैश्विक ऊष्मन मतलब क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। देखिएगा बहुत ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है कंटिन्यूअस क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? समुद्र का पानी भी जो है वो गर्म हो रहा है। तो मरीन वाटर हीटिंग अप होने के कारण क्या हो रहा है? कोरल रीफ ब्लीचिंग हो रही है। कोरल रीफ बेसिकली क्या होता है? जो सिलेंट्रेटा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं और जूजेंथेली एल्गी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो उससे मिलके बनता है। ठीक है, और बड़ा ही कलरफुल और सुंदर एक इकोसिस्टम है समुद्र के भीतर का। लेकिन वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसका कलर जो है वो डिस्कलर हो जा रहा है, बिल्कुल व्हाइट हो जा रहा है। उसी को प्रवाल भित्ति विरंजन बोलते हैं। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यही जो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत बार गलती कर देते हैं हम लोग। क्या नहीं को नहीं देखे है, इसको पढ़ लिए हड़बड़ी में। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िएगा, नहीं तो इजी क्वेश्चन क्या है हम लोग रॉन्ग कर देते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल पूछा गया, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम अनवरक, जैविक प्रदूषण।
मॉन्ट्रियल ओजोन परत और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। देखिएगा ऊपर का तीनों कार्टाजेना, स्टॉकहोम और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का जल संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटोकॉल आया था 1997 में और इसमें बात हुई थी कि इसको ग्रीन हाउस जो गैसेस है, ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई थी। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन लेयर से भी है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन लेयर से भी है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें से एक ना माइनर जो ग्रीन हाउस गैस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस भी है, प्लस ये ओडीएस भी है। ओडीएस का मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मतलब ये क्या है, ओजोन लेयर को ब्रेक करने के लिए या उसके क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस और ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से भी है, ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती होती है। तो इसका जल संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहां पर स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिएगा इसका रिलेशन कहां से है वो देख लीजिएगा। सन 2002 में, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम क्या है, सन 2002 में क्या है, लाया गया था, ठीक है, क्लियर है। और इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो इसी अधिनियम के तहत क्या है, राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो 2003 में हैदराबाद में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का स्लोगन या नारा है। तो इस जो नारे का संबंध किससे है, ये चिपको आंदोलन में, जो कि उत्तराखंड में ये ज्यादा फेमस हुआ था। वहां पर क्या है, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, वो दशकों चला था आंदोलन। तो ये बहुत ही क्या है, पॉपुलर एक मूवमेंट था पर्यावरण से रिलेटेड, वो ध्यान रखेंगे, उसी का वो नारा था या स्लोगन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, इको इसमें क्या पूछा गया है, परिस्थितिकी मतलब क्या होता है, इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोरा और क्या है, फौना। तो फ्लोरा और फौना के क्या है, नेचुरल हैबिटेट का, फ्लोरा और फौना के क्या है, नेचुरल हैबिटेट का क्या है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा जीव और वातावरण, ठीक, क्लियर है। और आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं इसमें से। इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान के पितामह किनको कहा जाता है, ये आप क्वेश्चन को, फैक्ट को याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए बैंक की पहल की है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। ये इंडिया में ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, डीएनए बैंक वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, विदेशों में है, बट भारत में ये चालू हुआ है। और ये जो कंसेप्ट को चालू करने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू, बनारस में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही रिनाउंड वो है, एक यूनिवर्सिटी है बीएचयू। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है जिसका अनावरण 6 मई 2024 को किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये करंट से रिलेटेड भी है, इसलिए अपने आप में और रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखिएगा पर्यावरण और जो
क्या कहना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, उसको करंट से अपडेट करके भी पढ़ना है। ठीक है। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है पहला स्वदेशी बम वर्षक बोला गया है। पहला स्वदेशी के साथ क्या है, बम वर्षक भी है। ठीक है। तो ये है पंछी, जिसको क्या किया गया, लॉन्च किया था मई 2024 में लॉन्च किया गया। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में 29 अगस्त 24 को कौन सी पनडुब्बी शामिल की गई है? ये भी अगेन करंट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर है आईएनएस। ठीक है। आईएनएस क्या है, अरिघात। ठीक है। अरिघात मतलब क्या है, शत्रुओं पर प्रहार करने वाला। ठीक है। अरि मतलब शत्रु, घात मतलब परिहार, मतलब क्या होता है उसका, घात करने वाला मतलब प्रतिहार, प्रतिहार मतलब क्या है, अटैक करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये ना न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक क्या है, सबमरीन है। तो ये किससे चलता है, ये ना न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला सबमरीन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है जीपीएस, जो ग्लोबल क्या है, पोजिशनिंग सिस्टम टेक्निक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फोन को ऑपरेट करना, बैंक को ऑपरेट करना और पावर ग्रिडों पर कंट्रोल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीपीएस का उपयोग मोबाइल फोन के मतलब मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए, बैंक का ऑपरेशन चलाने के लिए और पावर ग्रिडों को कंट्रोल करने, तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है। इस क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग तीनों के लिए किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं ओएमआर, एकदम क्या कहना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग जो क्या है क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करते हैं तो हम लोग को ओएमआर शीट दी जाती है, और ओएमआर शीट जो है वो क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं प्री में, ध्यान रखिएगा, बेसिक कंप्यूटर हमको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम लंबी दूरी की, ठीक, इसको बाद में करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? ये तो बड़ा ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। ठीक है। 15 अगस्त 1969 को उसकी स्थापना की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ना, स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, इसको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग वाला है, तेजस, अर्जुन, धनुष और अस्त्र। और इधर हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या, वायु से वायु मिसाइल, पोत आधारित मिसाइल, मुख्य युद्ध टैंक, हल्का युद्धक विमान, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। देखिएगा, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ये आ भी चुका है एग्जाम में, तेजस जो है भारत में बना हुआ इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, ठीक है, एक ना क्या है, फाइटर जेट प्लेन। फाइटर जेट प्लेन का मतलब है युद्धक विमान है। तो ये तेजस को आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तेजस हमारा इंडिया का इंडिजिनस खुद का बनाया हुआ क्या है, स्वदेशी वो है। अर्जुन क्या है, टैंक है। अर्जुन क्या है, टैंक है। तो ये इससे मैच हो गया, दोनों मैच हो गया तो शायद बन जाएगा आपसे। ठीक है। और क्या होगा, अस्त्र जो है एक मिसाइल है, वो वायु से वायु वाली, और वायु से वायु में अटैक करने वाली, एयर टू एयर। ठीक है। और क्या है, धनुष। धनुष क्या है, पोत आधारित क्या है, मिसाइल। तो आपका 2 या 3 बन जाएगा, तो बाकी ऐसे ही बन जाएगा। क्लियर है? तेजस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला, तेजस निम्नलिखित में से किसका नाम है? अभी जस्ट वही है क्वेश्चन, चूंकि ये आ चुका है एग्जाम में इसलिए रिपीट किए हैं इसको। तो इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। तो तेजस क्या है अपना, ये मतलब फाइटर प्लेन है। ठीक है, पहला स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक, मंदक क्या होता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, जब न्यूट्रॉन क्या करेगा, अटैक करता है यूरेनियम के ऊपर, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या है, मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये क्या है, चैन रिएक्शन को क्या है, मतलब चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए तो अलग एक मैकेनिज्म है, बट क्या होगा, न्यूट्रॉन जितनी
कम तेजी से टकराएगा यूरेनियम से, उतना हम लोग उस क्या है रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, मंदक के लिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन, थोरियम, रेडियम, साधारण जल को। तो इसका ऑप्शन ग्रेफाइट को भी दिया है। किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को उपयोग में लाते हैं। और प्लस आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसके साथ क्या है, ग्रेफाइट जो है और क्या है, यहां पे ध्यान रखना फोर्थ ऑप्शन साधारण जल दिया हुआ है ना। तो साधारण जल को उपयोग में नहीं करते, भारी जल को उपयोग में करते हैं। ठीक है, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड और D2O से दर्शाया जाता है। क्लियर है, तो ग्रेफाइट को और प्लस भारी जल को, दोनों को, कई क्वेश्चन में ऑप्शन ना D2O दिया रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों उपयोग में लाया जाता है ताकि हम लोग क्या है उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं, जहां से क्या है न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर्स है बेसिकली, है ना, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। और विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम 238, इसको इनरिच्ड यूरेनियम भी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो यूरेनियम है यूजुअली हम लोग क्या है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत में जैसे कि जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और माइनिंग सबसे ज्यादा होती है, बट वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो हम क्या करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे क्या है प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गन्ना जो है, गन्ना की जो खोई या जो मोलासेस रहता है, मोलासेस का फर्मेंटेशन होता है, और मोलासेस का जो फर्मेंटेशन होगा, है ना, मतलब वो सड़ाने की प्रक्रिया है वैज्ञानिक रूप से। तो मोलासेस का जब फर्मेंटेशन होता है तो उस फर्मेंटेशन से क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, है ना, उस फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, उससे इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। और एथेनॉल को क्या किया जाता है, ध्यान रखेंगे, 90% पेट्रोल और क्या है प्लस 10% क्या है एथेनॉल। तो क्या है 90% क्या है पेट्रोल और 10% एथेनॉल का मिक्सचर आजकल पेट्रोल में यूज किया जाता है, जिसको पावर अल्कोहल कहा जाता है। पावर का स्टिकर रेड कलर का रहता है, देखिएगा आप पेट्रोल पंप जाएंगे पेट्रोल रिफिल करवाने तो वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में 10% एथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है C2H5OH। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम जो है हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं वो क्या है बहुत ही महंगा पड़ता है, दूसरे गल्फ कंट्री से वगैरह से हम लोग मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले के रामेपुर गांव में छत्तीसगढ़ का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना जो भोरमदेव के नाम से है वहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से क्या की हुई थी, ओरिजिनेट हुई है, तो इसका ध्यान रखिएगा। कार्बन क्रेडिट जो है उसका संबंध क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है 1997 में लाया गया था। और कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है कि विकसित जो देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो डेवलपिंग कंट्री जैसे ब्राजील और इंडिया को क्या करते हैं, फंड रिलीज करते हैं ताकि उनके बदले में वो कार्बन का इमिशन या उत्सर्जन को कम कर सके। इसी को बोला जाता है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग पर्यावरण और क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। इसको नेक्स्ट एक और जो सेशन आएगा इसका उसमें और हम लोग क्या है कुछ एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस का पढ़ने के बाद, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।